Sir, welcome on Figuring Out. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you, sir. आपने इतना टाइम दिया and I really like this approach कि मैंने जब आपसे पूछा कि सर कुछ है ऐसा जो मैं आपसे नहीं पूछूं and you were like कि कुछ नहीं है, free flow रखते हैं. Right. Whatever you wanna ask, go ahead and ask. Yeah. बहुत कम लोग opportunity देते हैं ऐसी. Thank you. And especially in the field of politics. लोग बहुत ज़्यादा control करते हैं. So thank you so much for giving this opportunity. Thank you. And before we start the podcast, मैं सोच रहा था जब से हमारा डिसाइड हुआ पॉडकास्ट बनाने का, मैं सोच रहा था कि क्या पूछूंगा फर्स्ट चीज़. तो मैंने बहुत रिसर्च करी एंड उसमें बहुत सारे सपोर्टर्स एंड लवर्स हैं जो एक्सट्रीम प्यार करते हैं, जिनको आप जो भी करते हो अच्छा लगता है, एंड बहुत सारे ऑपोजिट से, मतलब बीच में कोई सेंटिमेंट नहीं था. सो देयर वाज लॉट ऑफ पोलराइजेशन एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी एक चीज़ आपको क्या लगती है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है आपके बारे में? लोगों को लगता है कि वो गलत समझते हैं आपके बारे में. एक्चुअली मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ. आई एम मोर अ वर्कहॉलिक. और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है. आप ये देखो कि मैं क्या था 2010 में. आपने मेरा नाम सुना था? नहीं सुना था. अचानक एक अन्ना आंदोलन हुआ, अचानक को जनता जानने लग गई, अचानक एक पार्टी बन गई, फिर अचानक पॉलिटिक्स में आ गए. कोई चांस ही नहीं था हमारे सक्सेस होने का, पता नहीं कैसे जीत गए. अब मुझे लगता है एक लाइफ टाइम भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है. तो जितने दिन हैं यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं देश के लिए, अगर लोगों के लिए, तो उतना करते हैं. बाकी लोग तो कहते ही रहेंगे. जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक अच्छी लाइन बोली थी, दैट हिस्ट्री विल जज मी मोर काइंडली. तो हम क्या कर रहे हैं, इतिहास उसका जजमेंट करेगा. आज मैं कौन क्या मेरे बारे में कह रहा है, मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता. पर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सही चीज़, और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपको इन चीज़ों का वरी नहीं करना चाहिए. फेयर. कि कौन क्या कह रहा है. अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है जिससे आप अपने आप को सुधार सकते हो, वो ज़रूर सुनना चाहिए. सो दैट यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड यू आर नॉट इन एन इको चैम्बर कि अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं. तो वो मैं ज़रूर सुनता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ. बाकी तो चलता रहता है. बट कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा काम किया और फिर आपकी टीम या लोग आपको बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पे तो लोगों ने इसको गलत तरीके से परसीव कर लिया, एंड आपको लगता है यार मैं तो अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहा था? ये तो कई बार होता है. फिर हम लोगों को समझाते हैं. मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा. अभी तुरंत कुछ याद नहीं आ रहा कि हमने कुछ किया, उसको किसी ने गलत परसीव कर लिया. कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा. ओके. एक लार्जर नैरेटिव जो आपके अराउंड बना है, बिकॉज यू रिसेंटली वेंट टू जेल, राइट? तो आप जेल गए तो लोगों को लगता है कि फिर आपने कुछ गलत किया होगा. What happened? Do you think उसके बाद आपकी इमेज चेंज हुई है? राज, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो कुछ तो मिलता ना. 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी हैं. मेरे को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, विभा मेरा पीओ को गिरफ्तार. एक पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया. और 500 से ज़्यादा रेड हुई हैं. एक नए पैसे की कहीं सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स बार बार पूछ रहे हैं इनसे, वेयर इज़ द रिकवरी, वेयर इज़ द मनी. अगर आप लोग बोल रहे हो कि 100 करोड़ का घपला हो गया, वो 100 करोड़ कहीं तो होगा ना, कहीं कैश होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई परचेज सेल, कोई एक्सपेंस, कहीं कुछ नहीं मिला इन लोगों को. सो इट्स अ प्योरली पॉलिटिकल केस, नंबर 1. अनफॉर्चुनेटली मैं उस केस की डिटेल्स नहीं डिस्कस कर सकता बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई है दैट आई विल नॉट डिस्कस दिस केस इन पब्लिक. पर क्या इससे मेरी इमेज को अफेक्ट हुआ? इस देश की जनता बहुत सियानी है, बोलती कम है, लेकिन वो सब देख रही है कि चल क्या रहा है. एक सीधा साधा आदमी, ईमानदार आदमी, आम आदमी, जो बेचारा जनता के लिए कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, उसे पकड़ के झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया. अगर मेरी इमेज खराब हुई होती, मैं अभी जेल से निकलने के बाद मैंने जनता के बीच में जाके खूब पदयात्रा की. और जनता जितना मतलब मुझे गले लगा रही है, हग कर रही है, किस कर रही है,
मतलब जनता पागल हुई पड़ी है इस टाइम। अगर जनता गलत समझती मुझे, मैं बता रहा हूँ, जनता बहुत आपसे कठोर हो सकती है जब चाहे। When the people want, they can be very rude to you. अगर जनता को गलत होता तो जनता मेरे को मुंह पे बोल देती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, मैं तू भ्रष्ट हो गया, तू कह के कुछ आया था और किया कुछ और तूने। जनता मुंह पे बोल देती है। तो इनका मकसद ही ये था कि जो मेरी ईमानदार की छवि है उसको कीचड़ फेंकना, उस पे उस छवि को खराब करना, पर ये कर नहीं पाए। ऊपर वाले की कृपा है, जनता का प्यार है। बिल्कुल आपको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, उल्टे जो भी है थोड़ा बहुत सिंपैथी जनरेट हुई है जनता के बीच में कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। जब आप जेल में गए थे तो मतलब मैं अब जब जाता हूँ ना, कई महिलाएं मिलती हैं, बूढ़ी अम्मा मिलती हैं जो देख के रोती हैं मेरे सामने कि बेटा जब तू गया था तो मैं घर पे बहुत रोई थी और मन्नत मांगी थी कि तू वापस आएगा। तो जब आप जेल में गए थे, डिड यू फील एट दैट पॉइंट कि यार मैं गलत फंस गया हूँ और अब मुझे कभी निकलने नहीं देंगे ये लोग? नहीं, मैं जब राजनीति में आया था तभी मुझे पता था कि जो रास्ता मैंने चुना है ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता बहुत कठिन है। अगर मैं इनके वाला रास्ता अपना लेता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, चुनाव लड़ो, जीतो, 5 साल खूब पैसे कमाओ, फिर उस पैसे से फिर पैसा लगा के चुनाव वोट खरीद लो और चुनाव फिर जीत जाओ। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, अगर ये रास्ता मैं चुन लेता तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर कोई मेरे को गिरफ्तार नहीं करता, फिर मैं भी इनके बीच का आदमी होता। आज मैंने पूरे सिस्टम को ललकारा है, मैं पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा हूँ। आज दिल्ली के अंदर अगर हमने स्कूल ठीक कर दिए, बहुत बड़ा शिक्षा माफिया था प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम का, जानबूझ के सरकारी स्कूलों को और ख़राब किया जा रहा था ताकि लोग मजबूरी में आके अपने बच्चों को प्राइवेट में भर्ती कराएं। हमने सरकारी स्कूल, जब मैं सीएम बना था उसके पहले मुझे याद है, नॉट जस्ट इन दिल्ली, अक्रॉस नेशनली एक नैरेटिव ये तैयार किया जा रहा था कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू रन स्कूल्स, गवर्नमेंट कांट रन स्कूल्स, सरकार स्कूल नहीं चला सकती तो स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ये प्लानिंग कमीशन और ये सारा, ये सब इसी तरह के पेपर्स निकल रहे थे उन दिनों में। बिफोर आई केम इनटू पॉलिटिक्स, देश भर में इस तरह के पेपर्स निकल रहे थे कि स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ एजुकेशन एंड गेट आउट ऑफ हेल्थ। मेरा दिल ये कहता था फिर सरकार है क्यों? फिर हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं? हम टैक्स इन लोगों की अय्याशी के लिए दे रहे हैं क्या? कि ये फिर सरकार क्या करेगी बताओ? तो मुझे ये लगता था कि देयर आर सर्टेन एरियाज जो सरकार को करना ही चाहिए। आप कोई डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, यूरोपियन कंट्री उठा के देख लो, जापान उठा के देख लो, यूके उठा के देख लो, हेल्थ एंड एजुकेशन इज एक्सीलेंट, इज रन बाय द गवर्नमेंट एंड इज इन वेरी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है और फ्री है सबके लिए। तो तब मैं जब नहीं बना था तब मुझे को लगता था कि ये दो चीज़ें, हेल्थ और एजुकेशन, तो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को देनी चाहिए, एक जैसी देनी चाहिए और फ्री देनी चाहिए और अच्छी देनी चाहिए। बनने के बाद हमने उस पर काम करना चालू किया। तो एजुकेशन पे जब हमने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए, आपको जान के ताज्जुब होगा 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है दिल्ली के अंदर। और मैं एक क्लास में गया, मैंने बच्चों से पूछा कि कौन कौन प्राइवेट स्कूल से आया है, तो कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो मैंने एक से पूछा कौन से स्कूल से आए हो? बोला सेंट कोलम्बस। सेंट कोलम्बस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स इन दिल्ली। सेंट कोलम्बस से अपना नाम कटा के अगर कोई बच्चा मेरे प्राइवेट स्कूल में आ रहा है, इससे बड़ा एक क्वालिटी स्टेटमेंट क्या हो सकता है? तो इस प्राइवेट स्कूल माफिया को जब हमने ख़त्म किया, उसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ माफिया था। जैसे मैं राजनीति में आने के पहले मैं झुग्गियों में रहता था, सुंदर नगरी, नंद नगरी की, वहाँ पे बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल था, GTB हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल।
वहाँ पे लोगों को लेके जाता था मैं, जब बीमार हो जाते थे झुग्गी बस्ती के लोग वहाँ लेके जाता था। इतना बुरा हाल था उस हॉस्पिटल का, इतना बुरा हाल था। वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर लिख देता था दवाइयाँ, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती थी। टेस्ट लिख देता था, हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होते थे। मशीन एक्सरे वगैरह लिख देता। आपको वहाँ पे अस्पताल के बाहर ढेर सारी दुकानें थी, तो आप वहाँ जाके दुकान पे दवाई खरीदते थे और वहाँ से कमीशन फिर अंदर जाता था, तो अंदर सेटिंग थी। ये हमने आने के बाद सारे सरकारी अस्पतालों को एक तो कायाकल्प किया। वी हैव मेड देम सेंट्रली एयर कंडीशन, नाइस, क्लीन। और अब दवाइयाँ मिलती हैं, सारी दवाइयाँ मिलती हैं, सारे टेस्ट होते हैं, सारी मशीनें काम करती हैं। बाहर की सारी दुकानें बंद हो गई हैं। ये दुकानें किसकी थी? कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता से, किसी पार्टी से इन लोगों के जान पहचान कनेक्शन थे। तो सारे हेल्थ माफिया को हमने ख़त्म किया। दिल्ली के अंदर वाटर टैंकर्स चलते थे। टैंकर माफिया तो अभी भी बहुत प्रेवलेंट कम है। मैं आपको एग्जाम, जैसे पहले ऑलमोस्ट 50-60% दिल्ली का पानी टैंकर से जाता था जब मेरी सरकार बनी। आज 97% लोगों का पानी पाइपलाइन से जाता है। 3-4% एरिया अभी भी है जहाँ पे टैंकर जाता है, वहाँ भी पाइपलाइन जल्दी पड़ जाएंगे, बट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल को बहुत छोटा। अब टैंकर माफिया को हमने, ये सारा माफिया चुप थोड़ी बैठेगा, और भी बहुत बड़े बड़े माफिया थे जिसको हमने डिमोलिश किया। तो ऑब्वियसली जब आप इस रास्ते पे चल रहे हो तो ये तो आपको पूरा सिस्टम आपको क्रश करने में लगा हुआ है। आज चाहे ये पार्टी हो, चाहे ये पार्टी हो, चाहे ये पार्टी हो, इन सारी पार्टियों का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करो, केजरीवाल को ख़त्म करो। इसने हमारा धंधा बंद करा दिया, इसने हमारा जो सब चल रहा था, वो जो सिस्टम अच्छे चल रहे थे इनके सिस्टम, वो सारे सिस्टम ये डिमोलिश करता जा रहा है। आपने बोला टैंकर माफिया, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और मैंने काफ़ी लोगों से बात करी अभी आते टाइम, ज़्यादा लोगों से नहीं बट 10-15 लोगों से मैंने बात करी। वो तो टैंकर माफिया अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है। टैंकर्स कई 500 रुपये की जो टैंकर पानी मिलना चाहिए वो 5000 में मिलता है। कुछ एरियाज़ के अंदर मैंने बताया कि 3-4% एरिया ऐसे रह गए हैं जहाँ पे टैंकर जाता है। और पूरी दिल्ली के अंदर अभी हमने एक ये राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी के अंदर अभी हमने पायलट 3 दिन पहले मैंने उद्घाटन किया। वहाँ पे हमने 24 घंटे पानी, नल से सीधा साफ पानी आएगा, आप सीधे नल से ग्लास भर के पानी पी सकते हो। तो मैं वहाँ गया, मैंने नल से पानी पिया, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा 24 घंटे पानी आ रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर फैला रहे हैं हम। पूरी दिल्ली में अब लोगों को 24 घंटे पानी नल से मिलना चालू होगा और साफ पानी मिलना चालू होगा। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। पिछला गुजरात चुनाव में लड़ने के लिए गया, हमने एजुकेशन को चुनाव में मुद्दा बनाया। मैंने कहा मैं तुम्हारे स्कूल अच्छे कर दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों की शिक्षा अच्छी कर दूंगा, मेरे को इसलिए वोट दो। प्रधानमंत्री जी फिर वहाँ गए। प्रधानमंत्री जी एक सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। पूरे गुजरात में उनको एक स्कूल नहीं मिला जहाँ बैठ के वो फ़ोटो खिंचवा सके। फिर उन्होंने एक टेंट लगाया, टेंट में एक आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया, उसमें 4 डेस्क बिठाया। गूगल पे नेट कर लेना, तस्वीरें हैं। उसमें 4 डेस्क बिठाए, लगाए। 3 पे बच्चों को बिठाया, 1 पे वो खुद बैठे, सामने एक टीचर है और वो एक खिड़की दिखाई दे रही है, वो खिड़की नहीं है, वो पेंटिंग, खिड़की की पेंटिंग है टेंट की, टेंट के ऊपर। हाँ, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचाई, ये दिखाते हुए दैट ही केयर्स फॉर एजुकेशन। 30 साल में वो एक ऐसा सरकारी स्कूल नहीं बना पाए जहाँ पे प्रधानमंत्री जाके अपनी फ़ोटो खिंचा सके। दिस इज़ द डिफरेंस वी आर मेकिंग इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। जो आज तक 75 साल में जो काम जनता को क्या चाहिए यार, एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी चाहता है मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, ये तो चाहता है। एक रिक्शा वाला भी, मजदूर भी, जब सरकारी स्कूल खराब होते थे तो वो पेट काट के अपने बच्चे को प्राइवेट में भर्ती करने की कोशिश करता था कि एक टाइम कम खा लूंगा लेकिन मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी शिक्षा चाहता है। एक आम आदमी क्या चाहता है, मेरे घर में कोई बीमार हो जाए, अच्छा इलाज मिल जाए, बिजली हो, पानी हो। आज तक 75 साल में किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की, किसी ने बात नहीं की। हमने पहली बार इन चीज़ों का जिक्र करना चालू किया एंड पीपल लैप्ड अस अप।
भाई एक बार 67 सीट्स आई, एक बार 62 सीट्स आई, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे हम लोग। बट डू यू थिंक कि आप इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, हर स्पीच में, हर कैंपेन में आपका मोस्टली बात होती है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, और अभी भी आपने यही बात करी कि मैं किसी ना किसी तरह लोगों को अच्छा स्कूल, अच्छा ये, अच्छा पानी, अच्छी हेल्थ केयर सब देना चाहता हूँ, बट आप वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, आप कौन सी इकोनॉमिक स्कीम्स पे बात करोगे ताकि एक चीज़ बताओ, दिल्ली की इकोनॉमिक स्टेट बेटर हो? इसी से बढ़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ। मोटे मोटे तौर में इकोनॉमिक्स में 2 थ्योरीज हैं। एक है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिस पे आज तक 75 साल में हमारी सारी सरकारें, चाहे इस पार्टी की हो चाहे इस पार्टी की हो, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे काम करती है कि आप ये टॉप के थोड़े से चंद लोगों को सारा पैसा दे दो इस देश का, और फिर ये इंडस्ट्री लगाएंगे, और फिर ये इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, और फिर बूंद 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 करके नीचे गरीब आदमी तक पहुंच जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक तो इस थ्योरी से अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। दूसरी थ्योरी है, और इससे स्टैग्नेशन आती है, वर्ल्ड ओवर इसका एक्सपीरियंस है कि इससे स्टैग्नेशन आती है बिकॉज इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो जाती है, गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जब मैं आया तो दिल्ली में मिनिमम वेजेस 7,000 के करीब होते थे, हमने इसको रिवाइज करके एकदम से 13,000 कर दिए मिनिमम वेजेस दिल्ली में। अब क्या है, आपके गरीब की जेब में पैसा जा रहा है। जब गरीब की जेब में पैसा जाता है तो गरीब मार्केट जाता है, साबुन खरीदता है, कपड़े खरीदता है, माचिस खरीदता है, रसोई का सामान खरीदता है, घर का सामान खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, सोफ़ा खरीदता है, कुर्सी खरीदता है, खाने पीने की चीज़ें खरीदता है। तो इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है, और जब इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है तो नई नई इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री लगना कब बंद होती है, जब इकोनॉमी, सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टैग्नेशन की, जब इकोनॉमी में डिमांड खत्म हो जाती है। लोअर लेवल। तो जो मैं ये कह रहा हूँ ये बॉटम्स अप है। जो मैं कर रहा हूँ इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड पैदा होती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है, इससे इकोनॉमी ख़त्म नहीं होती है। इस उल्टा जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड मेथड कि आप किसी भी तरह से जो भी आप काम करें। मनरेगा लेके आए थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनरेगा का मकसद था कि एक आम आदमी को थोड़ा सा जॉब मिलेगा, उसकी जेब में पैसा जाएगा, और जब आम आदमी की जेब में पैसा जाएगा तो आम आदमी फिर मार्केट में जाके कुछ खरीदता है। दूसरा, एक आम आदमी, मैं जो दिल्ली में काम कर रहा हूँ ये 2 डायरेक्शन में है। एक तरफ मैं एक आम आदमी को राहत दे रहा हूँ, महंगाई बहुत हो गई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो मैंने थोड़ी सी बिजली फ्री कर दी। आपको पता है एक एमपी को कितनी फ्री बिजली मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? कितनी? 5,000 यूनिट पर मंथ। वो ऐसा क्या करता है भाई, वो कौन सा बड़ा तीर मारता है? अब अगर मैंने अपने एक आम आदमी को, दिल्ली के एक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो हंगामा मच गया। तो मैंने अगर उसकी ज़िंदगी में 200 यूनिट बिजली, उसके थोड़े से पैसे बच गए। मैंने उसके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, वहाँ पे उसकी शिक्षा फ्री कर दी। इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या हो सकता है, नेशन बिल्डिंग का इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है? आप मेरे को दुनिया का एक देश बता दो जो डेवलप्ड कंट्री है और जहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है। बिना हर बच्चे को एजुकेशन दिए क्या आप देश को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हो? नहीं बना सकते। Agreed. That is the necessary condition, may not be the sufficient condition, but this is a necessary condition. आपको देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। मैं वही तो कर रहा हूँ। कहते हैं फ्री भी कर रहा है, मैं तो अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ यार। आई एम इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आई एग्री, पर जो आप फिर ये सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हो, हर एक के पीछे रेवेन्यू तो सरप्लस होना चाहिए ना? है तो बट आपका एस्टिमेशन था, आई वाज रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे अभी, कि एस्टिमेशन था अराउंड 4,966 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस होगा, बट इट्स ओनली अराउंड 3,231 करोड़ सरप्लस। हाँ, तो सरप्लस तो है ना, घाटा तो नहीं है पूरे देश में। पहले से लाइक ईयर ऑन ईयर कम होते जा रहे हैं ना। आइडिया इज नॉट टू क्रिएट रेवेन्यू सरप्लस, आइडिया इज टू स्पेंड ऑन द पीपल। सरप्लस करके करेंगे क्या, बैंक में रख के क्या करेंगे पैसे को? एक मिनट, जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले दिल्ली का बजट घाटे में चलता था हर साल। CAG की रिपोर्ट है
कि जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली में मैं इतनी सुविधाएं दे रहा हूँ, सो कॉल्ड फ्रीबीज दे रहा हूँ, अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे दी, बिजली फ्री कर दी, इतने सारे मैंने मेट्रो बना, मैं उस पर आऊँगा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने क्या क्या किया। इतना करने के बाद भी अगर मेरा दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है, और दिल्ली अकेला स्टेट है पूरे देश के अंदर जिसका बजट सरप्लस है, बाकी सबका डेफिसिट में है पूरे देश में, हर एक का उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ का घाटा होता है हर साल, और पता नहीं कितना एक्यूमुलेटेड डेट है। तो अगर मैं सरप्लस है, चाहे 3,000 करोड़ के, चाहे 3 रुपए का सरप्लस है मेरा, घाटे में तो नहीं रखा ना मैंने। दूसरा, एक तरफ मैं लोगों को सुविधाएं दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ द कंट्री। हमने मेरे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने, मैंने 9 साल में 38 फ्लाईओवर बनाए। मेरे से पहले दिल्ली मेट्रो 200 किलोमीटर बनी है, मैंने 450 किलोमीटर बनाई। मेरे से पहले दिल्ली में देवर नेग्लिजिबल सीसीटीवी कैमराज, मैंने 3 लाख सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं दिल्ली में। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली की सीसीटीवी कैमरा की डेंसिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन सबसे ज़्यादा, 1860 सीसीटीवी कैमराज पर स्क्वायर माइल, विच इज़ मोर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड टुडे। सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क जो है, हम पहले दिल्ली में 66,000 स्ट्रीट लाइट्स थी, मैंने 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। 10,000 किलोमीटर की मैंने नई सड़कें बनवाई हैं, 6800 किलोमीटर्स का मैंने सीवर सिस्टम नया डाला है, 4000 किलोमीटर की मैंने पाइपलाइन डाली है। मैंने कहा ना, पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया, वाटर पाइप 4000 किलोमीटर। तो हम एक तरफ जनता को सहूलियत भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं। बट ये सब होने के बाद भी अगर आपने बोला कि इतने सीसीटीवी बढ़ाए, इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाई, विमेन क्राइम दिल्ली में आज भी कंट्री में सबसे ज़्यादा नाम आता है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस अमित शाह जी के पास है। आई विश वी हैड। पंजाब हमने टेक ओवर किया, पंजाब इज़ अ फुल स्टेट, पंजाब में क्राइम बहुत कम हो गया। इंडिया टुडे की अपनी रिपोर्ट के हिसाब से आई थिंक पंजाब 2nd या 3rd नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट क्राइम। जब हमने टेक ओवर किया था, पूरा गैंगस्टर माफिया था वहाँ पे, इतने गैंगस्टर्स नहीं, गैंगस्टर्स काफ़ी कंट्रोल किए हैं, काफ़ी उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हमने सुधार दिया, दैट्स वुड बी अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। काफ़ी डिक्रीज हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मैं कहूँ तो अलग बात है। पर इंडिया टुडे की आप गूगल सर्च मार के देख लेना, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जो आई थिंक पंजाब इज 2nd और 3rd बेस्ट लॉ एंड। तो यू आर टेलिंग कि एज अ चीफ मिनिस्टर आप वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं स्ट्रीट लाइट लगवा सकता था, मैं सीसीटीवी लगवा सकता था, जो मैं कर सकता। बसों के अंदर मार्शल लगवाए हमने, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। बस में ईव टीजिंग बहुत होती है, बस के अंदर जेब कतरे बहुत होते हैं। तो हमने बस मार्शल लगाए, हर बस में 2-2 मार्शल होते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, जब एक बस मार्शल ने देखा कि एक आदमी जो है एक छोटे से बच्चे को लेके बस से नीचे उतर रहा है और बच्चा बहुत रो रहा है। तो उस बस मार्शल को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, वो उसने नीचे उतर के उसका पीछा किया, उसको जाके रेलवे स्टेशन पे पकड़ा। वो बच्चे को किडनैप करके भाग रहा था। सो बस मार्शल्स लगाए। तो जो हम कर सकते थे हमने किए हैं, बट ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, दिल्ली की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। गॉट इट। मैं भी मेरे होटल से इधर आ रहा था, रास्ते में कैंपेन्स देख रहा था जगह जगह। तो आपके अगेंस्ट कैंपेन्स हैं कि इन्होंने 1000 रुपये प्रॉमिस किए थे, वो नहीं दिए, अब 2100 रुपये बोल रहे हैं, वो भी नहीं देंगे। तो क्यों नहीं दिया आज तक 1000 रुपये? सो 1000 रुपये देंगे। अभी पंजाब के में हमारा कोई टर्म ख़त्म नहीं हुआ, देंगे, और अगर नहीं देंगे तो जनता हमारे को वहाँ की। आपने अभी रास्ते से होटल से जब यहाँ आए, बीजेपी का एक भी ऐसा होर्डिंग देखा जिसमें उन्होंने लिखा हो कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे? तो बीजेपी ने दिल्ली में हमारी हाफ गवर्नमेंट है, बाकी हाफ किसकी है? सेंटर की है। दिल्ली के अंदर कई चीज़ें हमारे अंडर में है, कई चीज़ें उनके अंडर में है। मैं जब जनता में जाके वोट मांगता हूँ, मैं अपने काम पे वोट मांगता हूँ। अभी भी आपसे जब मैंने जिक्र किया, मैंने कोई उनको गाली नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मैंने आपको बताया, मैंने स्कूल बना दिए, मैंने अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सड़कें ठीक कर दी, पानी का नेटवर्क बना रहा हूँ, सीवेज सिस्टम दिया, दिल्ली मेट्रो दी। अभी तक मैंने अपने काम
बीजेपी ने 10 साल में एक भी काम नहीं किया। वो जाके केवल मेरे को गालियां दे रहे हैं, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल ऐसा। अरे तुम अपने काम बताओ ना। उनसे पूछते हैं आगे क्या करोगे, दे हैव एब्सोल्युटली नो विजन। वो ये नहीं बता पाते हम क्या करेंगे। केजरीवाल को और गालियां देंगे, चुन चुन के गालियां देंगे। गालियों से देश सुधरेगा? मैं अपने काम गिना रहा हूँ, तुम अपने काम गिनाओ, पॉजिटिव कैंपेन करो। ये जितने यंग लोग ये देख रहे हैं, एक्सप्लेन करो इन सिंपल लैंग्वेजेस कि सेंट्रल का, जैसे आप बोल रहे हो बीजेपी के बाद, बीजेपी के पास हाफ कंट्रोल है, आपके पास हाफ कंट्रोल है, इसका मतलब क्या होता है? कौन मतलब कौन से पावर्स है जो आपके पास हैं और कौन से पावर्स है उनके पास है? दिल्ली के अंदर एक तो उनके पास लैंड उनके पास है, तो जितने दिल्ली के अंदर अगर घर बनाना, दिल्ली के अंदर लैंड यूज, लैंड से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो उनके पास है। ओके। तो आज दिल्ली के अंदर इतनी सारी कच्ची कॉलोनियाँ बन रही हैं, इलीगल कॉलोनीज बन रही हैं। वो किस लिए बन रही हैं? बिकॉज देयर इज़ अ सीवियर डर्थ ऑफ हाउसेज इन द सिटी। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लोग एस्पिरेशनल हैं, लोग घर लेना चाहते हैं, घर नहीं है। तो फिर इलीगल कॉलोनीज आर मशरूम। देयर आर 1797 इलीगल कॉलोनीज इन दिल्ली। दूसरा, उनके पास पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, ये उनका काम है। आप देख रहे हो आज पिछले 1.5-2 साल के अंदर तो दिल्ली गैंगस्टर्स के कंट्रोल में। देयर आर 11 बिगेस्ट गैंगस्टर्स ऑफ द कंट्री हु हैव टेकन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिल्ली। सबको पता है उनके नाम, मेरे को यहाँ नाम बताने कि कौन से गैंगस्टर्स हैं ये, सबको पता है। पुलिस को भी पता है, होम मिनिस्टर को भी पता है। वो कुछ कर क्यों नहीं रहे? उन गैंगस्टर्स को पकड़ क्यों नहीं रहे? इनफैक्ट जो शिकायत कर देता है उसके खिलाफ, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। कई केसेस ऐसे आए जिसने हिम्मत की शिकायत करने की, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो व्हाट इज द मैसेज कि गैंगस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा है पूरा सिस्टम। दिल्ली पुलिस का कौन सा केस था मुझे याद नहीं है। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में साबरमती जेल में कैद है और वो वहां से यहाँ पे दिल्ली के अंदर सब करवा रहा है। कैसे कर रहा है? उसके पास फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं? उसके पास सारा तामझाम कहाँ से आ रहा है? हाउ इज़ ही ऑपरेटिंग फ्रॉम साबरमती जेल इन गुजरात? तो दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया था कि इस पर्टिकुलर क्राइम के पीछे या मर्डर के पीछे उसका हाथ है और वो वहाँ से ऑपरेट कैसे कर रहा है। दूसरा, दिल्ली में डेली 17 बच्चे किडनैप हो रहे हैं ऑन एन एवरेज। दिल्ली में डेली 10 महिलाएं किडनैप हो रही हैं ऑन एन एवरेज। दिल्ली में डेली 3 महिलाओं के रेप हो रहे हैं। व्हाट इज बीजेपी डूइंग? व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग? जब आप जेल में गए तो आपको ट्रीटमेंट कैसा मिला? Was it different? Because it was very different. It was very different. उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे तोड़ने की. It was I was given almost like a solitary confinement. मतलब क्या मीनिंग? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ड्रेडेड टेररिस्ट्स को दिया जाता है जब आपको बिल्कुल अकेला रखा जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू एनीवन। सो पूरा दिन सुबह से शाम तक आप अपने सेल में होते हो। यू आर अलाउड टू स्पीक ओनली टू योर सिक्योरिटी गार्ड और ओनली टू द मेडिकल स्टाफ, नो वन एल्स। सो जैसे क्या होता है, सुबह 6 बजे आपके सेल का दरवाज़ा खुल जाता है, ताला खुल जाता है, तो बाकी कैदी फिर वो फ्री होते हैं। दे कैन रोम अराउंड, प्ले विद ईच अदर, टॉक टू ईच अदर, गप्पे मार सकते हैं, ग्रुप में बैठ सकते हैं पूरा दिन। फिर शाम को 7 बजे फिर ताला लग जाता है। पर आई वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी वन, आई वॉज नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद एनी वन। आई वॉज इन कंप्लीट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वो दिमाग को ख़राब कर देता है, इमोशनली जैम कर देता है आदमी को। तो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला आपको? उल्टा था, बिल्कुल उल्टा था। वीआईपी ट्रीटमेंट यही था दैट उन्होंने पूरी तरह से तोड़ने। जैसे मुझसे पहले जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आए थे, उनके जब विजिटर्स आते थे तो विजिटर्स को उनसे एक कमरे में मिलने दिया जाता था। दे कुड सिट अक्रॉस ईच अदर एंड टॉक टू ईच अदर। मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैं वो जो आपने फिल्मों में देखा ना, वो होते हैं सरिये होते हैं उनके आर पार, उसी तरह से होता था। इवन भगवंत मान, हु इज़ द पंजाब चीफ मिनिस्टर, व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम टू मीट मी, तो ही वुड बी सिटिंग ऑन दैट साइड एंड आई वुड बी सिटिंग ऑन दिस साइड। ही वाज नॉट अलाउड टू मीट मी इन अ रूम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मेरी दवाइयाँ बंद कर दी इन लोगों ने 15 दिन तक। आई एम अ शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट, और मैं इंसुलिन ले रहा हूँ 10 साल से। मेरा इंसुलिन बंद कर दिया 10-15 दिनों तक। Really? Yeah. So I had to actually go to the court and take orders that I should be administered insulin. Is it allowed? It's not, right? You can't do that. But they did it.
तो जब मेरा 350-400 पहुंचने लग गया इंसुलिन, उन्होंने कहा, मैं बार बार मांगता था इंसुलिन, हाँ कर रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, दे रहे हैं। फिर जब मुझे लगा कि दे माइट बी अ मिसचिफ इन्वॉल्व, बिकॉज मैंने सुना था कि जयप्रकाश नारायण जब गए थे इमरजेंसी के टाइम में, तो जब वो गए थे जेल में तब उनकी किडनी ठीक थी, और 4 महीने बाद जब वो वापस आए तो उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। तो तब मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों नहीं मुझे इंसुलिन दे रहे। फिर मैंने अपने वकीलों को बोला कि कोर्ट में अप्लाई करो। तो इन्होंने हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करी, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश। ऊपर वाले की कृपा है। मुझे गीता ने मुझे बहुत साथ दिया, गीता मैंने बहुत पढ़ी वहाँ पे। बट अंदर जब थे तब किसी मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार गिव अप कर देता हूँ, मतलब ये तो इससे कब तक चलूंगा मैं? आई थिंक इट्स इन माई ग्रेन। मैं गिव अप नहीं कर सकता। इनजस्टिस के खिलाफ मैं गिव अप नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, जब खत्म हो जाऊं मैं। आई गेट दैट। लेकिन आप जेल में, फिर आपके सारे सीनियर लीडर्स जेल में, जो आपके क्लोजली ऑपरेट करते हैं आपके साथ, गवर्नमेंट वो भी जेल में। वो फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आप फिर ऊपर वाले पे छोड़ देते हो। उम्मीद थी कि बाहर आओगे? बाहर तो आना ही था। उम्मीद क्या हो, बाहर तो आने था, कुछ किया नहीं है ना। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आज बीजेपी में चला गया होता, उनसे सुलह कर ली होती, एनडीए में चला गया होता। मैंने कुछ किया नहीं था, मनीष ने कुछ किया नहीं था, सतिंदर जैन ने कुछ किया नहीं था, तो हमें तो पता ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 महीने नहीं तो 6 महीने बाहर तो आना ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया। कोर्ट कब तक हमें अंदर रखेगा? सो यू वर कॉन्फिडेंट? वी वर कॉन्फिडेंट। तब आप वापस आ गए तो विल यू बिकम सीएम? जब मैं वापस आया था तो मेरे को इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देयर वाज नो कंपल्शन। पर मेरे मन में एक ये था कि यार पता नहीं लोग मेरे बारे में, जैसे आपने कहा ना, आपकी इमेज हैज इट टेकन अ बीटिंग, तो मेरे मन में ये था कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो मुझे लगा कि अगर लोग मन में सोचते हैं कि केजरीवाल बेईमान है, तब मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने ऐलान किया था कि अगर मैं, लोगों को लगता है मैं बेईमान हूँ, तो मैं 1 मिनट भी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूँ, मुझे दोबारा वोट दे देना। दोबारा वोट दोगे, उससे मैं अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मानूंगा और मैं दोबारा बैठूंगा। तो अगर दोबारा लोग वोट देते हैं, then I will take the responsibility. But you will take and you will sit here. Yeah. But Supreme Court के orders नहीं है that कि आप CM? उससे वो छोटा सा, वो तो वो भी बदल जाएगा, कंडीशंस भी बदल जाएंगे, और ऐसी तो बहुत अड़चने आई हैं, सारी अड़चने पूरी कर लें। और लोग बोलते हैं कि अभी भी भले आप CM नहीं हो, बट यू आर कॉल्ड एज सुपर CM। मीडिया आपको सुपर CM बोलती है। लोग जो मर्जी बोलते हैं, कंट्रोल लोगों का काम होना चाहिए। बट इज इट नॉट ट्रू? नो, आई डोंट थिंक सो। So सारे decisions independently आतिशी मैम लेती? बिल्कुल। There's nothing that she comes to you and say like gets your consulting? There's no harm in consulting. You should consult everyone. So there's no harm in consulting, but final decision, the buck stops at. तो आप बात करते हो कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स मैंने देखे थे, कुछ चीज़ें देखी थी जो लोग बोलते हैं कि यार केजरीवाल सर ने झूठ बोला। कुछ भी बोलते हैं, हर थोड़े टाइम में पलट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से आप अन्ना आंदोलन के बाद यू केम टू पावर। अन्ना हजारे ने रिसेंटली आपके बारे में बोला कि आप पावर हंग्री हो, पॉलिटिकली एम्बिशियस हो। उस पूरे मूवमेंट का, जो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट था, देश के सेंटिमेंट से आपने खिलवाड़ किया एंड अपने पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस को एम्पावर करने की कोशिश करी। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? अन्ना जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और बहुत भोले इंसान हैं, और ये लोग उनके पास जाके उनके कान भरते रहते हैं। तो अन्ना जी को ही परहैप्स डजंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। उन्होंने जाके कान भरे होंगे। कभी उनके पास कांग्रेस जाती है, कभी उनके पास बीजेपी वाले जाते हैं। तो जब उनको मेरी साइड पता चलेगी तो देन ही वुड नो दैट व्हाट इज द ट्रुथ। एंड किरण बेदी जी ने भी सेम चीज़ बोली। किरण बेदी जी तो खुल के बीजेपी में ही है। शी इज़ अ बीजेपी मेंबर। ओके। एंड देन ये सब जो आपके साथ थे, अब ये भी आपके अगेंस्ट थे, आपके खिलाफ गलत सोचते हैं, ये बॉदर करता है आपको? कुछ लोग हैं हमारे साथी थे। देखो, पहली बात तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होती है, कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, तो ये सिलसिला आने जाने का चलता रहता है। बट डेफिनेटली आई ऑलवेज फील, मैं उम्मीद करता हूँ कि पुराने लोग वापस आएंगे कभी ना कभी, और मैं आई रियली चेरिश दोज मेमोरीज दैट आई स्पेंड विद देम, और उम्मीद करता हूँ वापस आएंगे कभी। जैसे आप स्टेटमेंट्स देते हो, आपने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा, एंड देन यू शुक हैंड्स विद देम। तो फिर
उस ये टाइम गलत नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ हो, उन्होंने जो जो गलत चीजें करी उनके खिलाफ हो आप, एंड देन फिर आप आगे बढ़ के हाथ बढ़ाते हो कि चलो मैं कांग्रेस के साथ ये मिल बहुत जाता बड़ा धर्म संकट था जब हमारी सीट आई थी। 2013 का चुनाव हुआ था दिसंबर में, हमारी 28 सीट आई थी, कांग्रेस की 8 सीट आई थी। ये भी ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा गणित किया था। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 35 सीट चाहिए, 36 सीट चाहिए। हमारी 28 आई, कांग्रेस की 8 आई, बीजेपी की 34 सीट आई थी। सो हमने डिसाइड कर लिया था हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने आगे बढ़ के ऐलान किया कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, केजरीवाल सीएम बने और अपने वादे पूरे करे। हमने कहा नहीं, हमें आपके साथ नहीं करना। तो कांग्रेस ने कहा इसने जितने वादे किए थे सब झूठे थे, डर गया ये, हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार बना। हमने कहा था बिजली फ्री कर देंगे, बोले कर बिजली अब फ्री हो ही नहीं सकती, कर पानी फ्री हो ही नहीं सकता। अब ये बड़ा धर्म संकट। एक तरफ हमने कहा हम इनसे सपोर्ट नहीं लेंगे, दूसरी तरफ अब ये हमें हमारे वादों को झूठा साबित कर रहे हैं कि केजरीवाल डर गया, ये वादे इसके झूठे थे, ये हो नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए ये नहीं बना रहा। तो मैंने जनता के बीच में जाके बोला, ये खुला वो था, मैं कोई छुप के नहीं किया था। दिल्ली में 272 वार्ड थे उन दिनों में। मैंने एक एक वार्ड में जाके जनता की सभा की और मैंने कहा था भाई, मैंने कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा। अब कांग्रेस ऐसे कह रही है, आप क्या चाहते हो, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आप क्या चाहते हो कि मैं इनका समर्थन लेके सरकार बनाऊं कि ना बनाऊं। 272 में से 270, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ रेफरेंडम, 270 सभाओं में लोगों ने कहा कि आप सरकार बनाओ और अपने वादे पूरे करो। तब मैंने सरकार बनाई थी। अनदर थिंग जो आपने प्रॉमिस किया था, आपने बोला था कि आप आम आदमियों जैसे रहना चाहते हो, सारे वीआईपी कल्चर ऑफ पावर में बिलीव नहीं करते हो, बट स्टिल टैक्स पेयर का 45 to 70 करोड़ आपकी सिक्योरिटी और आपके रहन सहन में खर्चा होता है। नहीं, वो सब गलत है। वो सारी फिगर्स जो है इन्होंने बाजार में फेंकी हुई हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यू आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द सीएम रेजिडेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीएम रेजिडेंस, उसी की बात कर रहे हो आप। कि आपने बोला सिंपल लाइफ जीऊंगा, लेकिन आप भी तो पावरफुल लाइफ ही जी रहे हो। वो सीएम रेजिडेंस था, वो मेरा रेजिडेंस नहीं है। नंबर 1, वो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया था। अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में रहे थे। राष्ट्रपति भवन में कहते हैं 250 या 300 कमरे हैं। दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट ही वाज अ सिंपल मैन। तो मैं दिल्ली सरकार के सीएम हाउस में रहा था जब मैं सीएम था। जब मैं एक्टिविस्ट था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। जब मैं इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर था, मैं कौशाम्बी के फ्लैट में रहता था। तो भगवान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के हिसाब से मैं, जो घर था उसके हिसाब से मैं रह रहा। आज मैं सीएम नहीं हूँ, मैंने 2 दिन नहीं लगाए खाली करने में। मैं जेल से जब लौटा, जेल में तो कितना कठिन काल कोठरी में मैं रहा। अगर मुझे इस घर से प्यार होता, मैं कम से कम 3-4 महीने तो वहाँ रेस्ट करता। जैसे मैं निकल के आया, 2 दिन में मैंने घर खाली कर दिया। बट एज अ सीएम डू यू थिंक आपको प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए था कि इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, कम करो, छोटा घर बनाओ? पर वो ऐसा है नहीं। जो फिगर्स कोट की जा रही हैं, आधी से ज़्यादा फिगर्स गलत। मुझे ये नहीं पता कि क्या वो है, आई कॉन्ट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। बट वो फिगर्स जो हैं, वो जो इन्फ्लेटेड है, वो जो फेंकी जा रही हैं सोशल मीडिया में, आपको पता है कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, जैसे 45 करोड़ का घर, 1 करोड़ का पर्दे, 6 करोड़ का मार्बल, और ऐसे पूरी उन्होंने लिस्ट बना के दी थी। एंड दैट वाज एंड अगेन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में यही चीज़ आई थी। एंड there's no reality to it. Most of the figures are wrong. Then another thing people say कि आपने सैंक्शन करे थे 8,500 करोड़ यमुना क्लीनिंग के लिए। नहीं, that's all wrong. No? कोई हमने 8,500 करोड़ यमुना क्लीनिंग के लिए सैंक्शन नहीं किया। ओके, हाँ। बट wasn't it on your radar कि मेरे को यमुना क्लीन करना? यमुना क्लीन करनी है, करेंगे। बट वो हमेशा की तरह आज भी उतनी बेकार है जितनी पहले थी, इनफैक्ट मोर डर्टी देन एवर। तो इतने सालों में उसमें कुछ काम नहीं हुआ। मैंने 2020 के चुनाव में प्रॉमिस किया था कि अगले 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा। 2024 ना। हाँ, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर पहले 2.5 साल कोरोना हो गया। उसके बाद ये सारा इन्होंने जेल का ये फर्जी केस कर दिया। मेरी टीम बिखर गई पूरी, सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, फिर मैं, जेल चले गए। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया था।
उस पर काम शुरू हो गया है। आई थिंक अब अगले 5 साल के अंदर हम इसको साफ कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने बोला कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारा डिस्टर्बेंस था, इज दैट द रीज़न कि आपका एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ गया है? सो दैट इज डिस्टर्बेंस के खिलाफ जो आपकी इमेज को हार्म हुआ है उसको आप थोड़ा एडवर्टाइजिंग क्लीन का करो। बजट कहाँ बढ़ गया? आपका एडवर्टाइजिंग बजट नहीं बढ़ा है 4200% से? दीज आर अनदर नंबर्स बहुत सारे न्यूज़ सो चैनल्स आई डोंट नो कहाँ से आते हैं ये नंबर्स। कि दिस मुझे ईयर तो यू आर लगता है कि स्पेंडिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी पिछले 5 साल में एडवर्टाइजिंग का बजट काफ़ी कम हुआ है। सो सर ये नंबर्स क्यों आते हैं बार बार न्यूज़ में? ऑल ऑफ दीज नंबर्स आप बोल रहे हो नहीं है, ये सब गलत है। सो पूरा ऑलमोस्ट 488 करोड़ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है आपका। That's what 4000 488 करोड़। बिल्कुल गलत है, सो इलेक्शंस के लिए दिस इज नॉट समथिंग दैट यू। बिल्कुल गलत है। व्हाई डू यू थिंक फिर इतनी सारी न्यूज़ बनती, इतने सारे चैनल्स आपके बारे ये में हमारे लिखते हैं? कंट्रोल में नहीं है, सारा का सारा सिस्टम उन लोगों के कंट्रोल में है। वो बेसिकली गालियां देने के, गलत फिगर्स देने के, बदनाम करने के। जैसे आप कह रहे थे कि मेरे को जेल में क्यों डाला, तो उसके इर्द गिर्द भी बहुत स्टोरीज हैं। केजरीवाल ने ये किया, इतने पैसे खा गया, ये किया। सो ये सारे हमको बदनाम करने के लिए इतने फिगर्स डाले जा रहे हैं। सो दूसरी बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली की, विच इज़ दी पोल्यूशन, राइट? तो पंजाब में क्रॉप जलती है, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड उस चीज़ का आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। इट्स नॉट अ पंजाब एंड दिल्ली प्रॉब्लम, इट्स अ नॉर्थ इंडिया प्रॉब्लम। यूपी में बहुत पराली जलती है, मध्य प्रदेश में बहुत पराली जलती है, राजस्थान में बहुत पराली जलती है, हरियाणा में बहुत पराली जलती है, पंजाब में भी पराली जलती है। सो इट्स अ पैन नॉर्थ इंडिया प्रॉब्लम पोल्यूशन। तो जैसे केंद्र सरकार ने कोरोना के टाइम में, कोरोना वाज नॉट अ स्टेट प्रॉब्लम, इट वाज अ नेशनल प्रॉब्लम। यस। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लेके और कोरोना को डील किया था, और सारे स्टेट्स ने कोऑपरेट किया था, एंड देयरफॉर वी वर ऑल सक्सेसफुल एज अ कंट्री टू डील विद कोरोना। इसमें भी मुझे लगता है कि सेंटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और पराली का समाधान निकाल के सारे स्टेट्स को देना पड़ेगा, ताकि सारे स्टेट्स सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके इसका समाधान निकाल सकें। आपने पंजाब का बोला, पंजाब में 2022 में जब हमारी सरकार बनी थी, 2021 के फिगर्स उठा के देखिए, 60 to 70,000 फार्म फायर्स वर देयर। इस साल 8,000 या 9,000 फार्म फायर्स थे, ऑलमोस्ट 1/10 हो गया है। इट हैज़ कम डाउन सब्सटेंशियली। वी आर मेकिंग एफर्ट्स वट एवर वी कैन, बट अकेले पंजाब के बस की बात नहीं है। इट्स अ पैन नॉर्थ इंडिया प्रॉब्लम, एंड ऑल ऑफ अस नीड टू, रादर देन फिंगर पॉइंटिंग एट ईच अदर, हमें सबको मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज़्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। हम केस क्यों हार जाएं? दिल्ली सरकार केस क्यों हार जाए? हम सारे केस जीते हैं अभी तक। And is he the best lawyer that you think? ही इज़ अ गुड लॉयर, You're happy with him? ऑफ कोर्स। आप बात करते हो सब लोगों की, राइट? पेंशन के अराउंड क्या चीज़ चल रही है? व्हाट्स द स्टोरी अराउंड कि ओल्ड एज लोगों की पेंशन बंद हो गई है, सिर्फ हैंडीकैप लोगों को पेंशन मिली है? नहीं, ये जब मैं जेल में गया था, पीछे से इन्होंने 3-4 महीने के लिए ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी थी। आ गई अब सबकी, लौटने के बाद करवा दिया सब। ओके। सबकी मिल गई है, हैंडीकैप की भी मिल गई है, विडो की भी मिल गई है, और विडोज हैंडीकैप की तो मिल ही रही थी, सब बाकी लोगों की बंद, वो भी बंद कर दी थी, ओल्ड एज की भी मिल गई है। तो पीछे से जब आप चले गए थे तो किसके कंट्रोल में था जो बंद? काफ़ी सारी सिस्टम्स इन्होंने डीरेल कर दिए थे एलजी के जरिए। मुझे बताओ आपके अब प्लान क्या है? कौन सी ऐसे 2-3 इनिशिएटिव्स ले रहे हो जिससे दिल्ली के बिजनेस ओनर्स का फ़ायदा होगा, दिल्ली की रेवेन्यू में फ़ायदा होगा, दिल्ली के हर इंसान में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे ज़्यादा अगर मैंने मजदूरों के, महिलाओं की जेब में पैसा डाल दिया तो दिल्ली की इकोनॉमी तो बढ़ेगी। वो इन दुकानदारों के यहाँ से जाके तो सामान खरीदेंगे। आपको नहीं लगता सबकी बिक्री ज़्यादा होगी? नेचुरली होगी, डिमांड बढ़ेगी। अगर पैसे बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो मिनिमम वेज ज़्यादा कर दिए लोग। एक आम आदमी के हाथ में पैसा डालने से ये फ़ायदा है। आप बड़े बड़े ऊपर के टॉप के 20-25 लोगों के हाथ में पैसा डालो तो वो क्या खरीदते हैं? हवाई जहाज खरीद लेते हैं, मर्सिडीज़ खरीद लेते हैं। आम आदमी को तो फ़ायदा नहीं है, इकोनॉमी की डिमांड तो नहीं बढ़ती ना।
तो मैंने जो किया उससे तो आम बिजनेसमैन को ही फायदा हो रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने दिल्ली के अंदर, अब तो खैर जीएसटी आ गया, पहले वैट होता था, हमने वैट को बढ़ाने की बजाय लगातार उसको कम किया था। टैक्स रेट्स हमने लगभग बंद कर दी दिल्ली के अंदर, हम रेड नहीं करते। वी हैव फेथ इन आवर, हम सिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि रेड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो व्यापारी जो हैं उनको एक फ्रेंडली सिस्टम मिलता है काम करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है दिल्ली में कि नहीं? जितना हमारे कंट्रोल में उतना अच्छा है। दिल्ली इज़ अ कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम। हाँ, क्योंकि इंडिया, अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड से बात करें, हर कोई बोल रहा है कि इंडिया में अब अगले 10 साल हमारे हैं, अगले 20 साल हमारे हैं, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत लो रैंक करते हैं। करेक्ट। तो आप एज अ चीफ मिनिस्टर जितना हमारे हाथ में था, हमने कई सारे सिस्टम्स को सिंप्लीफाई किया है, जितनी चीज़ें हमारे हाथ में थी। कैन दिल्ली फील, डू यू थिंक कि दिल्ली में वन विंडो सिस्टम आएगा? दिल्ली में वन विंडो सिस्टम तब तक नहीं आ सकता जब तक दिल्ली फुल स्टेट नहीं बन जाता, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं। ओके, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग सो दैट हम ग्रो करें तेज़ी से? दिल्ली इज़ अ कैपिटल सिटी। दिल्ली को जैसे 3 चीज़ें मैंने 2020 चुनाव में कही थी जो मैं नहीं कर पाया, जिसका मुझे मलाल है, और जो मैं अगले टर्म में करूँगा। क्या? एक, यमुना साफ़ करने को मैंने बोला था, यमुना साफ़ कर दूंगा। दूसरा मैंने कहा था 24 घंटे साफ़ पानी आपके नल में दे दूंगा मैं। उसकी शुरुआत हो गई है, पायलट प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन अब 5 साल में कर दूंगा। और तीसरा मैंने कहा था यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की रोड्स आपको दूंगा, साफ़ सुथरी, दोनों तरफ ग्रीनरी, हॉर्टिकल्चर, अच्छी सड़कें, शानदार सड़कें आपको दूंगा। वो अगले 5 साल में कर दूंगा। तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर पाए? हाँ, मैं मान रहा हूँ, मैं ये 5 साल में नहीं कर पाया, अगले 5 साल, बिकॉज आई हैव अ प्लान, आई एम एन इंजीनियर। हाँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। तो मुझे काम, मेरे में से बिजली ठीक करा लो। बिजली पहले दिल्ली में 8-8 घंटे पावर कट लगते थे, अभी भी होता है, अब बट बहुत 24 कम होता घंटे है। नहीं, कहीं नहीं होते। मेरे को बताओ कहाँ होते हैं? थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर ना, कट होता ही रहता है ना। 24 घंटे दिल्ली में बिजली आती है। 2014 की गर्मियाँ मेरे को याद है, जब 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मैंने और मेरे पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने खड़े होकर दिल्ली में तारें बदलवाई हैं, ट्रांसफार्मर बदलवाए हैं, सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। तो आपका अगला विजन क्या है? वेयर डू यू सी दिल्ली इन नेक्स्ट 10 years? I think we would like to convert it into a world-class city, a city that everyone will be proud of. एंड आज वो नहीं है? आज नहीं है, मैं मानता हूँ। और क्या मिसिंग है अपार्ट फ्रॉम जो 2-3 चीजें? बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। एक ट्रूली Pollution वर्ल्ड भी क्लास है। सिटी क्या होती है? पोल्यूशन है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफाई है, ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे। One by one you will be doing this, but next 3 years, next 5 years में ये 3 गोल ही हैं। ये 3 तो पक्का करेंगे। मान लो आप चीफ मिनिस्टर बन गए अब अगले, व्हाट डू यू फील कि सबसे बड़ा आपका चैलेंज क्या होगा जो आपको रोकेगा ये सारे गोल्स अचीव करने में? सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ वो काम करना पड़ता है, साथ काम करते हैं उनके, और कई चीज़ों में बाधाएं आती हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं। जो बाधाएं आती हैं फिर गिड़गिड़ा के पैर पकड़ के कराने पड़ते हैं। उसके अलावा कोई और चैलेंज नहीं है? और कोई चैलेंज नहीं है। देखो, आज जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सड़कें बनानी कौन सी रॉकेट साइंस है? Fair. दुनिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पैसा चाहिए, पैसा है दिल्ली सरकार के पास। यमुना साफ करनी कौन सी बात है? इतनी नदियाँ साफ हुई हैं दुनिया के अंदर, हम भी कर लेंगे। पानी देना कौन सी बड़ी बात है? पूरी दुनिया में कितने शहरों ने पानी दे दिया, हम भी दे लेंगे। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। पैसा चाहिए, पैसा है हमारे पास। इट्स जस्ट ये खींचातानी जो है ना, ये हमारे देश को खा गई है। पॉलिटिकल खींचातानी, ये गंदी है। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। He was also highly misunderstood. Yes. Do you think you are a successful CM? बट आपको लगता है कि आपने आपके पावर में जितना हो सकता था सब मैंने सब किया, जितना बेस्ट हो सकता था मैंने किया, और सेल्फलेसली किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। कोई आज जब मैंने घर छोड़ा था सीएम वाला, जिस दिन मेरे पास दिल्ली में मेरे रहने के लिए घर नहीं था। कई लोग बोले कि सीएम 10 साल सीएम रह गए, 10 घर बन सकते थे। मेरे पास एक भी घर नहीं था। मैंने इधर उधर, कई लोगों ने ऑफर किया, आई वाज टच्ड बाय देयर ऑफर्स। अभी भी मैं हमारे एक एमपी हैं, उनके घर में रह रहा हूँ। पर do you regret anything? नहीं,
मुझे लगता है सब सही है। जो ठीक कर सकता था, जितना कर सकता था उतना मैंने किया। बहुत सारे गलत तो भी होते हैं, डिसीजंस गलत भी होते हैं, नीयत खराब नहीं थी। एंड किस टाइम पर ऐसा हुआ आपको लगा कि अब मेरे ना इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव के हैं और अब मुझे पॉलिटिशियन बनना है और बड़ा होना है और बड़ा होके मैं ज़्यादा चेंज ला पाऊंगा, ज़्यादा इम्पैक्ट ला पाऊंगा? बड़ा होना कभी भी वो नहीं था, जो भी हुआ होता गया। आप अन्ना आंदोलन देखिए, कभी सीएम बनना सपना नहीं था? सवाल ही नहीं उठता। राजनीति में आना ही सपना नहीं था। सीएम तो बहुत दूर की बात है, एमएलए बनना सपना नहीं था, काउंसलर बनना सपना नहीं था। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों में, सन 2000 से लेके 2010 तक दिल्ली की झुग्गियों में काम किया है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी थी, झुग्गियों में रहता था। तब तो कोई पार्टी नहीं थी। जब इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी तब तो कोई पार्टी नहीं थी, कोई फ्यूचर ही नहीं था। एक्चुअली मेरे बैचमेट्स मेरे को पागल समझते थे कि इसका दिमाग खिसक गया कि इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के और झुग्गियों में जाके रह रहा है। तो क्यों कर रहा था? अंदर से वो थी कि समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। पर इनकम टैक्स ऑफिसर बन के ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते समाज के लिए? मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? इनकम टैक्स कमिश्नर एक छोटा सा, आप कुछ असेसमेंट्स करते हो, उसमें क्या कर लेते हो, उसमें बहुत कुछ वो नहीं होता था। फिर जब अन्ना आंदोलन में आए, हमारी तो मांग ये थी कि एक कानून पास कर दो। वो कानून उन्होंने पास नहीं किया। फिर उन्होंने बार बार चैलेंज किया, हिम्मत है तो राजनीति में आके दिखाओ, हिम्मत है तो राजनीति में। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, जब हमें दीवार पे, वी वर पुश्ड टू द वॉल, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची राजनीति में आने के अलावा। और जब राजनीति में आए और पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कोई दूर दूर तक एक भी चांस नहीं था कि हमारी एक भी सीट आएगी, एक भी सीट आएगी। 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी थी, कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं था। और 1 साल के बाद हम दिल्ली की सत्ता में आ गए। तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम सीएम, तो बहुत दूर की बात है। एंड हु सपोर्टेड यू? हु डू यू थिंक कि एकदम से रातों रात 1 साल में आप सीएम बन गए? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनाना, उसके लिए फंड्स लाना, उसके लिए लोग इकट्ठा करना, लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों का समर्थन था बहुत ज्यादा, लोगों ने सपोर्ट किया। पीपल There were not like 5-6 individuals जो साथ में जुट के आए? No. And how did you collect funds in the beginning then? It is लोगों से ये क्या कहते, क्राउड फंडिंग। Maximum was crowdfunding. And then you became CM. फिर लोग कैसे चुने आपने? आपकी टीम में सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा विजनरी लोग हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मानते हो ना आप? किसी पार्टी के पास lot of people talk about it. जैसे हमारे पास आतिशी पढ़े लिखे है, राघव पढ़ा लिखा है, संजय सिंह, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये इतने पढ़े लिखे लोगों की टीम है। पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो इस देश का भला चाहते हैं, एक नेचुरल अट्रैक्शन है आम आदमी पार्टी की तरफ। अपने आप ग्रेविटेट करते हैं लोग। डू यू थिंक कि कोई भी बीजेपी लीडर इज गुड एट दैट वर्क? देयर मस्ट बी समवन। नितिन गडकरी जी मुझे अच्छे लगते हैं, उनका काम भी अच्छा लगता है, उन्होंने काफी काम किया है सड़कों पे। तो यू थिंक ही इज डन? मुझे वो अच्छे लगते हैं। बट डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप, ही वाज वेरी गुड। व्हाट यू सेड कि आप बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छे लगते थे, क्या? पढ़े लिखे थे, शांत थे, टॉक्सिक नहीं थे, शांत थे। अपनी उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं। क्या सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? देखिए, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया, मनरेगा दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया, न्यूक्लियर डील दी। उन्होंने कितने काम किए, कभी गाया उन्होंने? न्यूक्लियर डील उन्होंने, उनको लगा कि देश के हित में थी। ही स्टेक्ड हिज गवर्नमेंट ऑन दैट। कितने लोगों में हिम्मत होती है? 2008 में पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन था, पूरी दुनिया सिंक कर रही थी। बिकॉज ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वो उन्होंने इंडिया को बचा लिया। इंडिया में उस इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर नहीं हुआ। और कुछ बेचारे, मतलब इतने शांत और इतने, आई मीन यू फील लाइक वर्शिपिंग हिम। डू यू एम टू बिकम पीएम? वो मेरा ऐसा कुछ, मैंने कभी सीएम बनने की भी नहीं सोची थी, ऊपर वाले ने बना दिया। मैंने कभी पीएम वीएम बनने की नहीं सोची। मेरा मकसद है काम करना, मेरे को काम करने में मजा आता है, पॉलिटिक्स करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। ओके, हियर्स माय लास्ट क्वेश्चन। ओके, टेल मी, जो भी इंसान ये देख रहा है, और किसी भी स्टेट का, ज़रूरी नहीं है कि वो दिल्ली का ही हो,
राइट, वो कहीं भी उसकी लाइफ में कभी ना कभी इलेक्शन आएगा और उसे वोट करना होगा। क्या 2-3 चीज़ें उसे देखनी चाहिए बिटवीन चूजिंग अ कैंडिडेट, भले वो स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो? यू चूज बोथ कैंडिडेट एज वेल एज पार्टी, दोनों को चूज करते हो आप। कैसे कंपेयर करो? आपको ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना चाहिए, जिसको आजकल अंधभक्त कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी का अंधभक्त मत बनना। मैं तो यहां तक कहूंगा, जिस दिन आम आदमी पार्टी बेईमान हो जाए, जिस दिन आम आदमी पार्टी खराब हो जाए, और जिस दिन केजरीवाल बेईमान हो जाए, मुझे वोट मत देना। तो वोट देते टाइम देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। मैं बीजेपी का हूं तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं कांग्रेस का हूं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा, ऐसे मत करो कभी भी। तो कैसे जज करें? आप अपने कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, डोंट गो बाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो गंद आ रहा है उसको फिल्टर करो। आप आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है, और सर्च करो, असलियत जानने की कोशिश करो, और उसके बेसिस पे वोट दो। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार ऑप्शंस नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। जो सामने ऑप्शंस हैं, आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो एंड आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे आई वाज स्पीकिंग टू फ्यू पीपल, राइट, मैं सेंट्रल इलेक्शन की बात कर रहा था, लोग बोलते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन बता दो आप। मैं सहमत हूँ आपसे। आई होप देयर विल बी अ गुड ऑप्शन इन द कंट्री इन नियर फ्यूचर, बट टुडे देयर इज नॉट। मैं ये नहीं बोलूँगा देयर इज नॉट, बट इफ द पीपल हु फील दैट देयर इज नो ऑप्शन, maybe God will give another option in the next few years. तो आपने 3 promises किए, तो 4 promises करें, राइट? एक एक करके promises से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यमुना का मैंने ब्रीफली आपको बताया था। हाँ, तो आप उसको साफ करोगे कैसे? यमुना में जैसे मैंने बताया, वजीराबाद तक यमुना साफ आती है। वहाँ से हम सीधा पानी उठाते हैं, अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, और उसका पानी फिर आगे लोगों को दे देते हैं। वजीराबाद के बाद जब दिल्ली में एंटर करती है यमुना, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि दिल्ली का सारा सीवेज उसमें जाता है, यूपी से काफ़ी कीचड़ यमुना में आता है, और हरियाणा का काफ़ी कीचड़ यमुना में जाता है नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू शायद। तो दिल्ली का जो सीवर यमुना में जाता है वो कौन सा है? दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियाँ बन गई, इलीगल कॉलोनियाँ, अनप्लैन्ड कॉलोनीज। इन कॉलोनीज के अंदर सीवर सिस्टम नहीं था। मैंने पिछले 10 साल में इन कॉलोनीज में सीवर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। ये 80%, बिकॉज इतनी कॉलोनीज के अंदर सीवर सिस्टम डालना कोई आसान काम नहीं था, मसा। तो मैंने बताया ना, 6800 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डाली है, वो इन कॉलोनीज में है। अब इनमें इंडिविजुअल पाइपलाइंस डाल दी, इंडिविजुअल कनेक्शंस भी दे रहे हैं। थोड़े दिन में वो सबको घरों में इंडिविजुअल कनेक्शंस आ जाएंगे। तो जो लोग सीवर, पहले क्या था, हर आदमी का जो सीवर है वो नालियों में बह जाता था डेली, और वहाँ से वो यमुना में चला जाता था। अब वो सीवर सिस्टम के थ्रू जाएगा, और सीवर सिस्टम के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाया करेगा, और वहाँ ट्रीट हो जाएगा। इसी तरह से शादरा ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन को डाइवर्ट कर देंगे, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं हम दोनों के लिए, और वहाँ पे दोनों का सीवर। तो जब सीवेज जाना यमुना में बंद हो जाएगा तो यमुना साफ़ हो जाएगी। सो ये पॉसिबल है, डुएबल है, और ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। इसका सारा प्लान बनाया हुआ है। और कितने टाइम में हो जाएगा ये अगले 5 साल के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। और सीवेज सिस्टम कितने बनाने पड़ेंगे? एक तो ऑलरेडी है जिधर आप सारी चीज़ें डाइवर्ट कर रहे हो। नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत है, 35 के करीब ऑलरेडी हैं। तो एक तो उनकी कैपेसिटी हम 1.5 टाइम्स कर रहे हैं, कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी। दूसरा एक होता है कि उसकी पानी की प्योरिटी नापी जाती है, उसको, तो मैं एक टेक्निकल टर्म है 30/40 की वो है उसमें, मतलब इतना गंद उसमें जा रहा है अभी 30/40। तो जो सीवेज जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसका जो आउटपुट आता है, उसकी आउटपुट की प्योरिटी अभी 30/40 है। इसको 10/10 लाएंगे, उसमें पानी काफ़ी साफ़ हो जाएगा। तो 10/10 का पानी जब उसमें जाएगा यमुना में, तो वो आपको काफ़ी साफ़ दिखाई देगा। तो एक तो सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जितने हैं दिल्ली के, उनकी हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं पानी के आउटपुट की, और कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं, तो सारा पानी उधर चला जाएगा। तो इस तरह से यमुना साफ हो जाएगी सारा अगर कर दिया। दूसरा मैंने बोला था पानी, 24 घंटे पानी कैसे लाओगे? अब दिल्ली में पानी नहीं है, तो आप पूछेंगे फिर 24 घंटे कहाँ से दोगे जब पानी नहीं है? तो दिल्ली में आज 1000 MGD पानी की प्रोडक्शन हो रही है। दिल्ली में पानी की रिक्वायरमेंट है लगभग 1300 MGD की। तो हमने प्लान बनाया 1400 MGD पानी प्रोड्यूस करने का। वो कहाँ से आएगा?
अब मैं यूपी से मांगता रहूं, उत्तराखंड से मांगता रहूं, वो देने वाले नहीं हैं। वैसे हम एफर्ट्स करते रहेंगे लेकिन वो देने वाले नहीं हैं। सो हमने ये देखा है कि यमुना जो जा रही है, हर साल बरसात के सीज़न में यमुना ओवरफ्लो करती है और वो आसपास के सारे एरिया को रिचार्ज कर देती है, ग्राउंड वाटर को। तो यमुना पार का पूरा एरिया जो है हमारा, ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसमें आप खोदो और पानी निकलता है, 3-4 फुट पे पानी है। तो हम पानी पे बैठे हुए हैं और पानी पानी चिल्ला रहे हैं। तो हम उस पानी की दिक्कत ये है कि उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, हार्ड वाटर है और अमोनिया है। तो हम डीअमोनाइजेशन प्लांट लेके आए कहीं से, उसको हमने ट्राई किया और वो बहुत सक्सेसफुल था, उसने अमोनिया साफ़ कर दिया। हम रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्लांट्स लेके आए, उसने हार्डनेस रिमूव कर दी। अब हर जगह हम आरओ प्लांट और अमोनिया प्लांट लगा देंगे और 2500 ट्यूबवेल, हमने लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर ली है, 2500 ट्यूबवेल लगा के मैं 200 mgd साफ पानी ट्रांस यमुना एरिया से निकाल लूँगा, उसको अंडरग्राउंड वाटर। और ये अगली उसमें फिर रिचार्ज हो जाएगा। जब यमुना में रेनी सीजन में बाढ़ आएगी फिर रिचार्ज हो जाएगा, मुझे रिचार्ज करने की भी टेंशन नहीं है। साउथ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं। एक्विफर्स आर फुल ऑफ वाटर, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, वो आइडेंटिफाई किए हमने। उसमें मैं बोरिंग करके वहाँ से पानी निकालूंगा, वो केवल हार्ड वाटर है। वहाँ आरओ प्लांट लगाएंगे, उसको साफ करेंगे, 100 mgd पानी मैं यहाँ से निकाल लूँगा। फिर वजीराबाद से पल्ला तक यमुना जो आती है, वहाँ पे रिवर के दोनों तरफ बिल्कुल साफ पानी है और वहाँ पे हम बोरिंग करके 100 mgd वहाँ से, तो 1400 mgd पानी मैं प्रोड्यूस कर लूँगा और ये 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। एंड टोटल और इस रिक्वायरमेंट कितनी है? 1300 की। तो मैं 1400 mgd पानी करके, और फिर हम एस्काडा सिस्टम लगाएंगे। इसमें भी एस्काडा लगाया है, जो कल एस्काडा सिस्टम लगा के बेस्ट मॉडर्न प्लांट्स हम बनाएंगे पानी के, वो आपको दिल्ली में 24 घंटे पानी देंगे। एंड ये भी अगले 4-5 साल में? ये अगले 4-5 साल में हो सकता है। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स डूएबल। एंड यूरोपियन सड़कें बना दो। सड़कें की दिक्कत ये है कि कहीं कोई सड़क टूट गई तो अब पीडब्ल्यूडी वाले उस गड्ढे का ठेका कर रहे हैं। कोई वहाँ पे आप देखते हो फुटपाथ पे चल रहे हो आप, सड़क पे एक कर्व स्टोन टूटा हुआ है, 4 टूटे हुए हैं, फिर उसका एक ठेका होता है, फिर उसका मतलब इट्स अ कंप्लीट पैच वर्क दैट इज गोइंग ऑन थ्रू आउट दिस थिंग। और इसमें बहुत करप्शन होती है। कोई सड़क तो कागज़ों में 3 बार बन गई और पैसे उठ रहे हैं, और कोई सड़क जहाँ पे बननी चाहिए वहाँ बनती नहीं है। तो हम पूरी दिल्ली का एक GIS मैपिंग करके, और इसका हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट देंगे 10 साल का, कि एक ब्लैक टॉप, पेंटिंग, सेंट्रल वर्ज, फुटपाथ एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, ये सारा उस एक कॉन्ट्रैक्ट में होगा। ये एक ही आदमी की जिम्मेदारी है, उसको अपफ्रंट पैसा नहीं मिलेगा, उसको 10 साल तक मेंटेन करना है इसको। अगर मेंटेन नहीं करेगा उसका पैसा काट लेंगे। तो 10 साल तक उसको तो ये सारा ब्लैक टॉप भी आपका कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा। गड्ढा अगर होगा तो उसे 24 घंटे के अंदर ठीक करना होगा, नहीं तो उसका पैसा कट जाएगा। तो गड्ढा ठीक होगा, हॉर्टिकल्चर भी, फूल पत्ती भी अच्छी लगेगी, घास भी लगेगी दोनों तरफ। तो और वो होगा तो उसके बाद आपकी पोल्यूशन भी कम होगा। वो उसमें सफाई भी, डेली की सफाई भी है, तो वो वैक्यूम क्लीनिंग से सड़कें साफ होंगी, और हफ्ते में 2 बार सड़कों के ऊपर पानी से उसकी सफाई होगी। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट। सो आप बोल रहे हो कि अब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड होगा? हाँ, बना तो हुआ है, उसको रिपेयर करना है, सारा ठीक करना है, और 5-10 साल तक उसको मेंटेन करना है। ऐसा कहीं पे हुआ है पूरे वर्ल्ड में? बाकी जगह ऐसे ही होता है। आपने एक और चीज़ प्रॉमिस करी कि मैं 2100 रुपये दूंगा, वो कैसे दे दोगे? वो मेरे से लोगों ने पूछा। जैसे मैंने जब पहली बार कहा था कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, तो बीजेपी वाले बहुत चिल्लाए थे, कहाँ से करेगा, बजट घाटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कर दिया, और बजट फिर भी फायदे में है दिल्ली। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि इनकम टैक्स का मैं वो हूँ, तो मेरे को अकाउंट्स आते हैं, मैं जादूगर हूँ अकाउंट्स का। आप चिंता मत करो, मैं कर दूंगा, 2100 रुपये भी दे दूंगा। तो यहाँ पे क्रिएटिव अकाउंटिंग आपको समझ में? क्रिएटिव अकाउंटिंग है। आपको फिजूल के खर्चे कम करने हैं। फिजूल के खर्चे सरकार में बहुत होते हैं। आपको हर चीज़ में, जैसे हम पीडब्ल्यूडी के हर काम में पैसा बचाते हैं। एक फ्लाईओवर बना 350 करोड़ का, हमने उसमें 100 करोड़ बचा लिया। कल आतिशी जी एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करके आई हैं,
तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे 50 करोड़ कम में वो फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया। कभी सुना है सरकार में ऐसे होते हुए? सरकार में 250 करोड़ का बनते बनते 2500 करोड़ में पूरा होता है और 10 साल लग जाते हैं उसको पूरा होने में। हमारे यहाँ हम टाइम से पहले बनाते हैं और हर काम में पैसा बचाते हैं, तो वो पैसा बच बच के उसी से हम फिर लोगों को कभी फ्री बिजली दे देते हैं, कभी फ्री दवाइयाँ दे देते हैं। एंड अभी आपने बताया कि आपने एजुकेशन सिस्टम बहुत सुधारा है। एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें की। जब हमारी सरकार बनी थी टोटल बजट का 4 या 5% एजुकेशन पे खर्च होता था। हमारी आइडियोलॉजी है और हमारी बिलीफ है कि जब तक इस देश के बच्चों को अच्छा पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक देश नहीं सुधर सकता। हमने 5% से उसको 25% कर दिया बजट का। 1/4 ऑफ दिल्लीज बजट was set aside for education. That was huge. Very huge. Very huge. उस पैसे से हमने सारी बिल्डिंग्स चेंज कर दी, टॉयलेट्स ठीक कर दी, पीने का पानी, ये वो सारा, तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बट दैट वाज ईजियर पार्ट। आप टीचर्स को कैसे पढ़ाने के लिए मोटिवेट करोगे? फिर हमने जितने प्रिंसिपल्स थे सबको हमने फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा। हार्वर्ड भेजा, कैम्ब्रिज भेजा, यूएस भेजा, सिंगापुर भेजा, अलग अलग प्रिंसिपल को अलग अलग जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा, फॉरेन ट्रेनिंग के लिए। जितने टीचर्स थे उनको IIMs में भेजा हमने ट्रेनिंग के लिए। IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, इनके साथ हमने पार्टनरशिप करके यहाँ भेजा। जब वो वहाँ से वापस आए दे वर ऑल चार्ज्ड अप एंड रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही टीचर्स, 60,000 टीचर्स हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में, हमने कोई टीचर नहीं बदले। जिन टीचर्स को कल तक गाली देते थे कि ये टीचर पढ़ाती नहीं है, आती हैं पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, यही है ना सुनना, उन्हीं टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, गजब का कमाल किया। आज 99% रिजल्ट आ रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कंपेयर टू 92% इन प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स का नतीजा 92% है, दिल्ली सरकार के स्कूलों का 99% नतीजा। अभी आपने 30 बच्चों को फ्रांस भी भेजा। अभी फ्रांस भेजा हमने बच्चों को। कभी सोच सकते थे दिल्ली सरकार के? इस बार 2000 से ज्यादा बच्चे नीट और जेई क्लियर किया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों ने नीट का एग्जाम और जेई का एग्जाम क्लियर किया। और अभी हमने एक शुरू किया कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स। हम बच्चों के अंदर 11वीं और 12वीं के बच्चों में ये उनके अंदर सिंक करा देते हैं ये कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा। तो बिजनेस करना सिखाते हैं उनको। तो बिजनेस करना कैसे सिखाते हैं? हर बच्चे को हम 2-2 हज़ार रुपये दे देते हैं सरकार की तरफ से। वो कहते हैं इसे बिजनेस कर। तो एक बार सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, 2,000 रुपये में क्या बिजनेस होता है? लेकिन कम टुगेदर पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो 5 बच्चे साथ आ गए, 10,000 रुपये हो गए। 3 बच्चे साथ आ गए, 6,000 रुपये। देन दे डेवलप एन आइडिया। वो कोई आइडिया सोचते हैं, अलग अलग किस्म के आइडियाज़ होते हैं बच्चे के। हमारे 2.5 लाख बच्चे हैं हमारे स्कूलों में, इसमें 11वीं 12वीं में 50,000 टीम्स बनी हुई हैं बच्चों की जो बिजनेस आइडियाज़ पे काम कर रही हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 12वीं से निकलने के बाद मैनी ऑफ दीज किड्स हैव कंटिन्यूड विद देयर बिजनेस आइडियाज़। और अब उसमें से कुछ बच्चों की 3 करोड़ 4 करोड़ की टर्नओवर हो गई है। वाओ। और 50-50 लोगों को नौकरी दे रहे हैं वो, इंक्लूडिंग सम IIT इंजीनियर्स, उनको नौकरी दे रहे हैं ये बच्चे। नाइस। तो इन सब पे बातें क्यों नहीं होती? पता नहीं, ये करते ही नहीं। ये तो इसी पे करते हैं कि कर्टन कितना का था। दूसरा, एक हमारे यहाँ हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया हमने, जिसमें क्या होता है हैप्पीनेस करिकुलम? ये जो बच्चे आते हैं ये बहुत स्ट्रेस्ड बैकग्राउंड से आते हैं, गरीबी बैकग्राउंड से। जैसे एक तो उसमें जब स्कूल में आते हैं तो वो उनके मन में माँ बाप के बीच में लड़ाई, सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई, पैसे की कमी घर पे, गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। सो आते ही पहले 45 मिनट्स इनको मेडिटेशन कराते हैं, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। सिंपल मेडिटेशन कराते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे एक टीचर बता रही थी, एक लड़का है जितेन करके, उसके घर में माँ बाप के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। वो जब भी आता था चुप चुप रहता था स्कूल में। इस मेडिटेशन से वो ओपन अप करने लगा है। और ये हैप्पीनेस करिकुलम की चर्चा वाइट हाउस तक पहुंच गई। तो जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप, शी एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू अटेंड द हैप्पीनेस क्लास and she came to one of her schools and she attended that 45 minutes.
इंटरेस्टिंग। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, इन सब से बिग रिजल्ट्स आपको दिखे? बहुत ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर सिर्फ ट्रेनिंग, दैट वाज सच अ सिंपल आइडिया, एंड उससे सेम टीचर्स चेंज हो गए? सेम टीचर्स, आपको माहौल देना होता है। सर इन सब बातों पे बात क्यों नहीं होती? सब लोग, आपको लगता है इंडिया में पावर में सिर्फ पॉलिटिक्स करके आया जा सकता है, ये सब बातें करके नहीं आ सकता, ये सब चेंज दिखा के नहीं आया जा सकता? नहीं, आया जा सकता है, पता नहीं क्यों, इसीलिए मुझे लगता है मैं बार बार कि इतना टॉक्सिक माहौल हो गया है, ये थोड़ा सा शांति लानी पड़ेगी इस पूरे माहौल के अंदर कि यार चिल, लेट्स ऑल डू गुड वर्क, सारे लोग मिलके अच्छा काम करते हैं, इसी से देश आगे बढ़ेगा। और एक दूसरे से सीखने से बढ़ेगा। मैंने तो सबको ऑफर किया है कि यार मैंने स्कूल ठीक कर दिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट मुझे बुला ले, मैं सिखा दूंगा। मेरे को ये नहीं है कि मेरे को वहां जाके अब चुनाव लड़ना है तो मैं दूसरों को नहीं सिखाऊंगा, मेरे को क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की। देश सुधरना चाहिए, सारे देश के स्कूल अच्छे हो जाएं, मोहल्ला क्लिनिक बन जाएं, अस्पताल, मैं रिटायर कर जाऊंगा यार, मेरे को क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की। फिर करो तो सही, कोई इच्छा तो दिखाओ। तो कोई स्टेट आपको बुलाती कोई नहीं बुलाता। बट वो सब अग्री करते हैं कि आपने अच्छा काम किया? दिल में तो करते हैं, प्राइवेट में करते हैं, पर पब्लिकली तो उनका धर्म है गाली देने का। Well, all right. Thank you so much, sir. Thank you for sharing so many things. I really enjoyed talking to you. Thank you. लोग काम नहीं देखेंगे। फिर मोदी जी जहां इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, वहां उनके शिक्षा मंत्री के हलके में, शहर में इतने घटिया स्कूल हो सकते हैं सरकारी? लेकिन मुंबई में ट्विटर पर भर